वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट से। सो लेट्स स्टार्ट। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकें। द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो हमारे यूरिन को कंसंट्रेटेड कराने में कौन हेल्प करते हैं? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किसके वजह से होता है। तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop in opposite direction and thus forms a counter current। कह रहा है अब जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा है उन दोनों में जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है कैसे होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एक ऐसे चल रहा है तो उधर ऐसे चलेगा, जिसकी वजह से क्या बनता है? काउंटर करंट होता है, और इसीलिए इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, वहाँ समझ आएगा हमें अच्छे से। जैसे ये होती है ना, ये लूप ऑफ हेनले है और यहीं पे हमारी इसके अलॉन्ग चलती है जैसे वासा रेक्टा। तो सपोज़ ये ऐसे, तो अगर इसमें फिल्ट्रेट ऐसे मूव कर रहा है तो इसमें ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। तो जो फ्लूइड होता है जो चलता है वासा रेक्टा के लिम्स में, वो भी काउंटर करंट पैटर्न में चलता है। मतलब अगर ये हमारी वासा रेक्टा है तो ये इसके दो लिम्स हो गए, अगर इधर ऐसे तो ऐसे, तो ये काउंटर करंट पूरा फॉलो करके चलता है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। अब ये कह रहे हैं जो इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है ना फिल्ट्रेट, इसी के वजह से क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जाती है इंटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, या फिर हम बोल सकते हैं मेडुलरी में, जो हमारा इंटरस्टिशियम मेडुलरी फ्लूइड जो होता है वहाँ पे। That is from 300 milliosmol in the cortex to about 1200 milliosmol in the inner medulla। कितना होता है? जो आउटर की कॉर्टेक्स की तरफ फ्लूइड मिलता है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, और कॉर्टेक्स में होती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, और जो मेडुला की तरफ होता है वहाँ पे होता है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। अब ये ग्रेडियंट किसके वजह से हो रहा है? NaCl एंड यूरिया के वजह से। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। अब NaCl कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेस से। यहीं से क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है? आइंस के लिए, मेटल, इन सब के लिए। वाटर वाली, वाटर किसके थ्रू परमेबल होता है? ये कौन सी लूप ऑफ हेनले वाटर का मूवमेंट अलाउ करती है? डिसेंडिंग। तो असेंडिंग किसके लिए है? हमारी NaCl वगैरह सॉल्ट्स के लिए, और डिसेंडिंग वाली होती है वाटर के लिए। विच इज़ एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और किसके साथ ये अपने आप को एक्सचेंज करवाएगी? किसके थ्रू एक्सचेंज होगी? वासा रेक्टा के थ्रू। ये लूप ऑफ हेनले है हमारी, और इधर वासा रेक्टा है। ऐसे ऐसे काउंटर करंट पैटर्न में होती है। इधर इसकी ये क्या है? असेंडिंग लिम्ब, और ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इधर है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा और इधर है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये ऐसे क्या है? काउंटर करंट पैटर्न है, तो ये इसके थ्रू एक्सचेंज होता है NaCl। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta। और वापस कैसे होता है? थ्रू असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू वापस आ जाता है ये इंटरस्टिशियम फ्लूइड में। ऐसे ही जो स्मॉल अमाउंट है यूरिया का वो एंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, जो वापस ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है इंटरस्टिशियम में बाय कलेक्टिंग टिब्यूल्स। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है, NaCl एक्सचेंज हो रहा था असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और रिटर्न होता है थ्रू असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। लेकिन जो यूरिया है वो जो एंटर तो लेगा असेंडिंग लिम्ब के थ्रू, लेकिन वापस कैसे आएगा?
कलेक्टिंग टिब्यूल्स के थ्रू, इंटरस्टिशियम की कलेक्टिंग टिब्यूल्स के थ्रू। The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta and is called counter current mechanism। अब ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा कि NaCl का मूवमेंट, यूरिया का मूवमेंट कैसे हो रहा है, एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू, किसका, वासा रेक्टा और हेनलेस लूप का, और उसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इजी हो जाएगा। और दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैकेनिज्म किस में हेल्प करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हमारी हेल्प भी करता है। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। देखो, ये हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल, इधर ये चला। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या था, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, नेफ्रॉन का पार्ट, एक इफरेंट पार्ट। इन्होंने क्या बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया, उसके अराउंड बोमेंस कैप्सूल है पूरी। इसे क्या बोलते थे हम, मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स। तो एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से फिल्ट्रेट एंटर करा, ये गया, फिर टिबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट हुआ, इसने क्या बनाया, पीसीटी बनाया। यहाँ लिख पी लो, ईजी रहेगा, ये है पीसीटी। फिर नीचे चले, ये क्या बन रही है, लूप ऑफ हेनले। इधर चले, ये कौन सी लूप ऑफ हेनले का क्या पार्ट है, ये डिसेंडिंग वाला, ये क्या है, असेंडिंग वाला। और इधर क्या चले, ये क्या बन गया, डीसीटी, और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ठीक। और ये क्या है, वासा रेक्टा, इधर वाली। तो ये जैसे इधर ड्रॉ की गई है ना, अगर हम इसको उठा के जस्ट अगर इमेजिन करें, इस चीज़ को उठा के ऐसे रख दिया जाए, ऐसे होती है ये, ऐसे चलती है, क्योंकि इफरेंट आर्टियोल से निकलती है पेरिटिबुलर कैपिलरीज, उसी की एक ब्रांच बनाती है वासा रेक्टा। तो ये ऐसे चलता है। तो अगर ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है, किसका, लूप ऑफ हेनले का, तो जो इधर है वो क्या है, असेंडिंग पार्ट होगा, और इधर क्या होगा, मतलब अपोजिट होगा, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म टाइप। यहाँ पे हम देख सकते हैं NaCl इधर से निकल रहा है, असेंडिंग वाले से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये इसके लिए परमेबल है, और डिसेंडिंग से क्या निकल रहा है, वाटर, क्योंकि डिसेंडिंग वाली वाटर के लिए परमेबल है। तो अब NaCl वापस रिटर्न कैसे करता है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू, ये वापस इंटरस्टिशियम फ्लूइड में आ जाता है। तो ये ऐसे पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन किया जाता है। देखो ऑस्मोलैरिटी, ये आउटर रीजन क्या है, कॉर्टेक्स रीजन, और नीचे क्या है, ये मेडुलरी रीजन। तो ये यहाँ पे मेंटेन हो रही है। तो NaCl और यूरिया इन सब में हमारी हेल्प करते हैं। ये देखो यूरिया, ये रहा यूरिया, किसके थ्रू वापस आ रहा था, कलेक्टिंग टिब्यूल्स के थ्रू इंटरस्टिशियम में वापस आ रहा था, अभी हमने पढ़ा। और NaCl किसके थ्रू वापस आएगा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू। तो ये वासा रेक्टा का कौन सा पार्ट हो गया, असेंडिंग, और ये कौन सा पार्ट हो गया, डिसेंडिंग। तो ये पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म ऐसे मेंटेन होता है, और ऐसे किसके थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। Presence of such interstitial gradient help in easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate, मतलब urine. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. तो किसके वजह से इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, इन सब की वजह से क्या हो जा रहा है, अगर ये ग्रेडियंट मेंटेन है, उसी की वजह से क्या होता है, वाटर का पैसेज का मूवमेंट, वाटर मूवमेंट या पैसेज ऑफ वाटर ईजिली हो पाता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है, यूरिन हमारा कंसनट्रेट हो जाता है। अब जो ह्यूमन किडनी है वो कितना यूरिन प्रोड्यूस करती है, कितना कंसनट्रेटेड होता है, 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड इन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो स्टार्टिंग में इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उसका 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूरिन हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। नाउ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब ये सारा किडनी का फंक्शन रेगुलेट कैसे किया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा, मतलब यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो ये सारे मैकेनिज्म, जो भी प्रोसेस है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज़ एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। कौन कंट्रोल करता है सारे किडनी के फंक्शन को, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू।
अब हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म जिसे हम पढ़ेंगे लास्ट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर, वहाँ पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, तो 2 टाइप होते हैं। और जब हायर क्लासेस में आओगे तो एक और पढ़ते हैं, बेसिकली 3 टाइप के। तो इसमें क्या मेनली कौन इन्वॉल्व है इसमें? हाइपोथैलेमस, जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो किडनी रेगुलेशन के फंक्शन में हेल्प करने वाले हैं। कौन कौन 3 हो गए वो? सबसे पहला हार्मोनल फीडबैक सिस्टम, जिसमें कौन है? हाइपोथैलेमस। फिर एक ऑर्गन हार्ट है हमारा, और दूसरा जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। इन सब में रोल हार्मोन ही प्ले करते हैं। तो हाइपोथैलेमस, हार्ट और जेजीए ये सब क्या करवाने वाले हैं? किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करवाने वाले हैं। Osmoreceptor in the body are activated by the changes in the blood volume। अब जैसे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? किसी भी चेंज को कैच करना, पकड़ना, स्टिमुलाई को पकड़ लेना। ऐसी ऑस्मो रिसेप्टर्स है। ऑस्मो रिसेप्टर से मतलब जब भी ऑस्मोलैरिटी में चेंज आएगा बॉडी में तो वो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, उस चीज़ को सेंस कर लेंगे। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम में चेंज आएगा, या फिर बॉडी फ्लूइड में, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स का ये काम है। तो कोई पूछे ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर जब भी कोई चेंज आता है ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, या आयनिक कंसंट्रेशन में, तो इनका काम है उस चेंज को क्या करना? कैच कर लेना, पकड़ लेना, सेंस कर लेना। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release the antidiuretic hormone। जब excessive loss होगा फ्लूइड का, कहाँ से? हमारी बॉडी से। सपोज़ गर्मी है और बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ पे यूरिन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो उस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का हमारी बॉडी से, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो क्या स्टिमुलेट, जो सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को कि भाई इनकी बॉडीज़ में से फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो चुका है, फ्लूइड की कमी हो रही है इनकी बॉडी में। हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करवाएगा वहाँ से? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर उसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। और कहाँ से रिलीज़ होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा एडीएच। इसका काम क्या है? डायूरेटिक्स और उसके अगेंस्ट काम। डायूरेटिक मतलब पानी की बहुत ज़्यादा यूरिन आना, ये समझ सकते हैं। एंटी मतलब उसको अपोज करना। तो जब वो यूरिन की फ्रिक्वेंसी को कम करा देगा, रेट ऑफ मैच्योरेशन कम हो जाए, तो उसका क्या होगा? उस हार्मोन का क्या, कौन करवाएगा वो काम? कौन सा हार्मोन हुआ वो? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। कहाँ से बनता है? मतलब कहाँ से रिलीज होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अब एडीएच क्या कराएगा? एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली जो क्या था, फ्लूइड था, बॉडी फ्लूइड था, लॉस हो रहा था ज़्यादा, उसकी कमी आ रही थी, तो किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो एडीएच क्या करा देगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहाँ से? लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस। और क्या प्रिवेंट करता है? फिर डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। ऐसे होते हैं ना डायूरेटिक एजेंट्स, मतलब जो हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज भी कर दें और यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, डायूरेसिस। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो क्या होंगे? स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे और सप्रेस कर देंगे एडीएच रिलीज को, ताकि क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए हमारा फीडबैक। ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on the blood vessels। कैसे करते हैं? एक वैसो प्रेसन इसका नाम है। क्या है ये? वैसो कंस्ट्रक्टर है, जो वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर दे। तो जब ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट कर देगा ये, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जिसकी वजह से GFR, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और GFR क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। दो तरीके से काम कराए एडीएच, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा के, और दूसरा जीएफआर को कैसे बढ़वा रहा है? वहाँ पे वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करके ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा के। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज जेजीए। जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अ फॉल इन जीएफआर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर कोई भी चीज़ में क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है, तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जेजी सेल्स कहाँ थे?
और ये हम पढ़ के आए जे जी एपरेटस कैसे बन रहा था, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी डीसीटी, और जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट कांटेक्ट में आ रहा था वहीं पे क्या बन जा रहा था, जे जी ए अपरेटस, जेक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपरेटस। तो यहाँ पे कौन से सेल मिलेंगे, जे जी सेल्स मिलेंगे। अब जैसे जी एफ आर डिक्रीज़ होगा ये सेल क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होंगे तो क्या रिलीज़ करवाएंगे, रेनिन रिलीज़ करवाएंगे। अब रेनिन तो रिलीज़ होगा, अब रेनिन का आगे काम क्या है। रेनिन जो है कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में, एंजियोटेंसिन 1 में, और फर्दर एंजियोटेंसिन 2 को 1 को 2 में। तो अब क्या है, ये जे जी सेल्स, ये जे जी अपरेटस था, इसमें क्या थे, जे जी सेल थे। जी एफ आर डिक्रीज़ हुआ, सेल एक्टिवेट हुए, उन्होंने रेनिन रिलीज़ कराया। रेनिन ने क्या करा, जो ब्लड में एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनोजन, तो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करा देता है वो एंजियोटेंसिन 1 में, एंड फिर एंजियोटेंसिन 1 से बनता है एंजियोटेंसिन 2। कौन सा एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिनोजन। तो जब एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये क्या है, एक पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है ये, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या करेगा, ये नाम से ही समझ आ रहा है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उनको दबा देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो वही क्या होगा, जिसके वजह से जी एफ आर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो प्रेशर होगा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जी एफ आर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। वैसो कंस्ट्रिक्टर का क्या काम है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, देयरफॉर जी एफ आर ऑल्सो इंक्रीजेस। और यही लिखा है इन्होंने, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, फिर सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय द जीएफआर। अब एंजियोटेंसिन का दूसरा काम भी है, वो क्या एक्टिवेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कराता है, क्या कि क्या रिलीज़ कर सके, एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, ये किडनी होती है, किडनी के ऊपर यहीं पे मिलता है एड्रिनल ग्लैंड। ये होता है इसका आउटर रीजन, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये होता है एड्रिनल मेड्यूला। तो जो यहाँ से एंजियोटेंसिन सेकंड निकला वो क्या करवाएगा, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कराएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ताकि वो क्या रिलीज़ करवा दे, यहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करा दे। एल्डोस्टेरोन भी क्या है, एक हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, एल्डोस्टेरोन करवाता है री एब्जॉर्प्शन, किसका री एब्जॉर्प्शन, सोडियम का, एंड वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो एल्डोस्टेरोन कॉजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिप्यूल, जिसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर में और जीएफआर में। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म कहा जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहा जाता है इसको। नाउ अगर अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए ज़्यादा ही टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे बोलते हैं एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, ANF। तो ANF क्या कराएगा, ANF कॉज द वेसो डायलेशन। अब नाम से ही समझ आ रहा है, डायलेशन मतलब ब्लड वेसल का डायलेशन, उसको चौड़ा कर देगा। जब कोई चीज़ चौड़ी हो जाएगी तो वहाँ प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज तो बॉडी फ्लूइड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ANF मैकेनिज्म एक चेक की तरह काम करता है और वो चीज़ कंट्रोल में रहती है। तो किस पे चेक रख रहा है ANF, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म पे। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी, हाइपोथैलेमस का रोल, हार्ट का रोल, ये सारे, और जेजी अपरेटस का। तो जेजी अपरेटस क्या हो रहा था, जैसे जीएफआर में डिक्रीज़ होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे तो वहाँ से रेनिन रिलीज़ कराएंगे, रेनिन रिलीज़ होगा। रेनिन का काम क्या है, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कराना है एंजियोटेंसिन 1 में और सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है क्या है, एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जब उसका एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली जीएफआर भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है।
अब इसका अपोजिट या उसका कॉन्ट्राडिक्ट या इस पर चेक रखने वाला है कि GFR ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो क्या है वो ANF आर्टियल नार्कोटिक फैक्टर रिलीज़ करता है हमारा हार्ट, जो क्या है वेसो डायलेशन है, जो वेसल का क्या करा देगा, डायलेशन करा देगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली एक वो वहाँ पे रेट भी कम हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा रेगुलेशन पूरा किडनी का, कि किडनी मैकेनिज्म रेगुलेशन कैसे हुआ है। पूछा जाता है कि कौन चेक रखता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे, तो कौन, आर्टियल नार्कोटिक फैक्टर। नाउ मैच्योरेशन। यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड आउट टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिन बना, अभी तक हमने देखा कि यूरिन कैसे बन रहा था और क्या क्या रेगुलेशन होता है। अब जब यूरिन बन जाएगा तो अल्टीमेटली आएगा कहाँ, वो ब्लैडर में ही आएगा, और वहाँ पे वो टेम्परेली स्टोर रहता है जब तक एक वॉलंटरी सिग्नल ना मिल जाए उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड till a voluntary signal is given by the central nervous system। CNS जब तक सिग्नल नहीं देगा कि हाँ अर्ज आउट करना है हमें उसको, तब तक वो वहाँ पे टेम्परेली स्टोर रहेगा। दिस सिग्नल इज़ इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये सिग्नल स्टार्ट कैसे होता है, जब ब्लैडर पूरा फेल हो जाएगा तो यहाँ रिसेप्टर्स हैं, तो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स मतलब जैसे ही खींचेगा, इस पर प्रेशर लगेगा तो खींचेगा, तो यूरिन से जब फिल हो जाएगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट है ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर, उनको सिग्नल मिलेगा और वो सिग्नल कहाँ पहुँचाएंगे, CNS तक सिग्नल पहुँचाएंगे। ये ब्लैडर्स ने सिग्नल पहुँचाया CNS के पास। अब CNS यहाँ से पास करेगा मोटर मैसेज कि हाँ अब ये फिल हो चुका है, तुम इसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर दो या मैच्योरेट आउट कर दो। क्या कराएगा, अब ये इनिशिएट करवाएगा। अब देखो अब क्या होता है, ये याद रखना है कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ रिलैक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। देखो, टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स of the bladder and the simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of the urine। अब ये हमारा क्या है, ब्लैडर है, ठीक, ये पूरा ब्लैडर है, ये यहाँ इसके वॉल्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब ये यूरिन से पूरा फिल हो चुका है, तो यहाँ से जब इस पे प्रेशर पड़ रहा है ये, तो ये रिसेप्टर सिग्नल भेजे CNS को, CNS से मोटर सिग्नल वापस आए, तो इन्होंने क्या कराया, मोटर सिग्नल ने जो ये मसल्स थी, एक मसल होती है कुछ मसल होती है, उसको हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ोगे आप, तो यहाँ वो मसल प्रेजेंट होती है। वो मसल का क्या होगा, मसल का तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऐसे इसकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन जो ये स्पिंटर है, ये जो स्पिंटर है, आगे जो स्पिंटर है जिसे हम बोलते हैं यूरेट्रल स्पिंटर, ये क्या करवाएगा, इसका रिलैक्सेशन होगा। इसका रिलैक्सेशन होगा तभी हमारा यूरिन क्या होगा, पास आउट होगा। तो यूरिन कैसे पास होगा, ब्लैडर की जब मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करें, ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और लेकिन स्पिंटर की मसल रिलैक्स करें, तो क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन हमारा हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन को रिलीज़ करवाना ही क्या कहलाता है, मैच्योरेशन कहलाता है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज़ कॉल्ड द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। और जिस मैकेनिज्म के थ्रू या जिस न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है उसे बोलते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। एक एडल्ट ह्यूमन कितना एक्सक्रीट करता है, ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ द यूरिन पर डे। जो यूरिन फॉर्म बनता है वो स्लाइटली येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। कितना pH होता है उसका, 6, और एक कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है उसकी। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है पर डे हमारी यूरिन में। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। अब बहुत सारी कंडीशन हमारी यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती हैं, इसलिए जब भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है उसको चेक करने के लिए हम यूरिन टेस्ट या एनालिसिस ऑफ यूरिन भी परफॉर्म करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज द मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंस ऑफ अ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है आपके यूरिन में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया, जो किसका इंडिकेशन होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। और कीटोन बॉडीज, कीटोनूरिया जिसे बोलते हैं इन द यूरिन, आर द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ऑल्सो नोन एज टाइप 1 ऑफ डायबिटीज़।
तो यूरिन एनालिसिस से हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स का भी पता कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज मिले आपके यूरिन में तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडीज़ मिल रही हैं तो उसे बोलते हैं कीटोनूरिया। और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर कोई इंसान बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग पे है तो जब वो यूरिन उसका पास आउट होगा या यूरिन एनालिसिस किया जाएगा तो उसकी बॉडी में उस यूरिन में क्या मिलेंगी सबसे ज़्यादा, तो क्या मिलती हैं उसमें कीटोन बॉडीज़ मिलती हैं। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, पूछा जाता है। Now the role of other organs in excretion. Other than किडनी के अलावा हमारे लंग्स, लिवर और स्किन ये भी क्या करती हैं, एलिमिनेट करती हैं बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को। जैसे कि हमारा लंग रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कितनी CO2 करवाता है रिमूव वो? अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन पूछते हैं यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली कितना एक्सक्रीट आउट करेगी CO2, तो 200 ml पर मिनट। कौन करा रहे हैं? लंग करा रहे हैं। और ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो लंग्स हमारे क्या क्या एक्सक्रीट आउट कराते हैं? CO2 एंड वाटर। कितनी CO2 करा रहे हैं? 200 ml पर मिनट। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। और मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। और ये सब कैसे पास हो जाते हैं? जब डाइजेस्टिव वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है तभी ये भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो लिवर क्या क्या एक्सक्रीट करवा रहा है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें। अब जो स्वेट ग्लैंड है और सीबेशियस ग्लैंड है हमारे स्किन में, वो क्या एलिमिनेट करते हैं? वो भी एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प करते हैं, वो सिक्रीशन के थ्रू एलिमिनेट करवाते हैं। तो स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में वो क्या होता है? वाटरी फ्लूइड होता है। अब उसके अंदर क्या क्या मिलता है? NaCl, कुछ अमाउंट में यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्वेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड द लैक्टिक एसिड। दो जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का क्या है? कूलिंग प्रोवाइड कराना हमारे बॉडी सरफेस को, लेकिन वो इन सब्सटेंस के रिमूवल में भी हमारी हेल्प करता है। अब जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं वो एलिमिनेट करते हैं कौन कौन से सब्सटेंस को, वो देखते हैं जैसे कि स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड द वैक्सेस। दो सीबम थ्रो सीबम के थ्रू, जैसे बोलते हैं ना हमारी स्किन चिपचिपी हो गई है, गर्मी में बोलते हैं ऑयली ऑयली हो गई, तो वो सीबम है। तो सीबम में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? स्टेरॉल मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, वैक्सेस मिल रहा है। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। क्या करता है ये? एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग देता है स्किन के लिए। और कुछ नाइट्रोजन वेस्ट हमारा सलाइवा भी एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये लाइन भी, कि कुछ तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। वहाँ लिखा है सलाइवा, तो बच्चे तो सोचेंगे अरे सलाइवा क्या ही करेगा। नहीं, यहाँ नीचे मेंशन किया गया है कि सलाइवा भी नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट आउट करता है। तो कौन कौन से हमने इसमें पढ़ लिए, कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़ लिए यहाँ पे? लिवर पढ़ लिया, स्किन पढ़ ली, लंग पढ़ ली और सलाइवा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं? मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। मेल फंक्शनिंग मतलब कोई अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म ना करे। अगर मेल फंक्शनिंग हो जाए किडनी की तो क्या होगा? यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में और उस कंडीशन को कहा जाता है यूरीमिया। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ग्लाइकोसूरिया क्या था और कीटोनूरिया क्या था। ये था प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन इन द यूरिन। और यूरीमिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ये डिफरेंस है, यूरीमिया में यूरिया ब्लड में प्रेजेंट हो रहा है और ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया कहाँ प्रेजेंट हो रहे थे? यूरिन में। विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर, जो बहुत हार्मफुल है और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? किडनी फेलियर हो सकता है। इन सच पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स में यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ऐसे पेशेंट्स में यूरिया कैसे रिमूव हो सकता है? बाय अ प्रोसेस हीमोडायलिसिस। Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. तो blood drained
कैसे होता है हीमोडायलिसिस, अब हम वो देखने जा रहे हैं। ब्लड को ड्रेन किया जाता है, ड्रेन बेसिकली निकाला जाता है एक कन्वीनियंट आर्टरी से, जो भी सुटेबल आर्टरी मिलती है वहाँ से। उसको डायलिसिंग यूनिट होती है, उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। डायलिसिंग यूनिट में हम अब ऐसे ही नहीं डाल सकते, वहाँ पे एंटी कोगुलेंट डालना पड़ता है, ताकि जब हमारा ब्लड निकल रहा है तो वो बाहर कोगुलेट ना कर जाए। तो कौन सा एंटी कोगुलेंट यूज़ करते हैं हम वहाँ पे? हेपेरिन। The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialysing fluid, having the same composition as that of plasma except the nitrogen space. सपोज एक ये सेलोफेन ट्यूब और ये ट्यूब्स हैं, ठीक। यहाँ पे सेम आपको एक फिल्ट्रेट टाइप या बोल सकते हैं एक फ्लूइड मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। इसमें सारा कंपोजिशन सेम है एज़ कम्पेयर टू हमारा ये फिल्ट्रेट है, ठीक। अब वही यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो। तो डायलिसिंग फ्लूइड और द फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे सब कुछ है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, और यहाँ इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है नाइट्रोजनस वेस्ट की। अब जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मूवमेंट कैसे होता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, अब यहाँ पे है ही नहीं वो चीज़। तो यहाँ पे जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है वो कहाँ रिमूव कर जाएगा? इस डायलिसिंग फ्लूइड में रिमूव कर जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? ये हमारा फिल्टर आउट होता जाएगा, साफ़ होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। तो वही है, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे अलाउ करवाएगी मॉलिक्यूल का पैसेज? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। एज नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट है डायलिसिंग फ्लूइड में, तो ये सब्सटेंस क्या करते जाएंगे? फ्रीली मूव आउट होते जाएंगे और देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, और हमारा ब्लड क्या होता जाएगा? वहाँ से क्लियर होता जाएगा। अब क्लियर ब्लड को वापस से बॉडी में भेजा जाता है थ्रू अ वेन। तो ये भी याद रखना, ये तो पता ही होगा, मतलब कॉमन सी चीज़ है। आर्टरी विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन विच टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो बॉडी में वापस भेजना है ब्लड को, तो कौन भेजेंगे? किसके थ्रू भेजेंगे? वेन के थ्रू भेजेंगे, और वापस से उसमें एंटी हेपेरिन। अब यहाँ पे हमें एंटी हेपेरिन डालना होगा इसके अंदर। दिस मेथड इज़ अ बून फॉर 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या है? एक बून की तरह है, मतलब एक आशीर्वाद की तरह है। किन लोगों के लिए? यूरेमिक पेशेंट्स के लिए। यूरेमिक क्या कंडीशन थी? प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन द ब्लड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है? करेक्शन होता है रीनल फेलियर्स का या किडनी फेलियर्स को भी। अ फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज़ यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव। जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है तो कहाँ से ली जाती है? एक क्लोज रिलेटिव से ली जाती है। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, कि ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ऑल सब क्या होता है और क्यों ही क्लोज रिलेटिव लेते हैं। टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ द रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया है उसे फॉरेन सब्सटेंस ना समझ के हमारा इम्यून सिस्टम उस पर एक्ट ना करे, अपना ही कंसिडर करे। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उसको क्लोज रिलेटिव से लिया जाता है और सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं बिफोर एनी ट्रांसप्लांटेशन। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर इज रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई बेसिकली जिसे हम बोलते हैं पथरी हो जाना, स्टोन्स हो जाना। तो क्या है रीनल कैलकुलाई? स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, ऑक्सलेट एक्सेट्रा फॉर्म्ड विद इन द किडनी। जो भी स्टोन या इनसॉल्युबल मास बनते हैं सॉल्ट्स के किडनी में, उन्हें बोलते हैं हम रीनल कैलकुलाई। लाइक बोलते हैं ना टमाटर नहीं खाने चाहिए क्योंकि रिच सोर्स है ऑक्सलेट का, वहाँ से ऑक्सलेट आयंस स्टोर होंगे, इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे बॉडी में, और क्या बन जाएंगे? वो हमारे स्टोन्स बना देंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके नाम से ही समझ आ रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। आइटिस ही क्या होता है? आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलर में अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया एक्सक्रीटरी वाला। हमने इसको स्टेप्स में कंप्लीट करा और अच्छे से एक एक लाइन को कवर किया है, समझते हुए चले हैं कि किस लाइन का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो आप अब इसको एक बार पढ़ना खुद से एनसीईआरटी से पूरा, अभी जस्ट ख़त्म होने के बाद ही रीड आउट कर लेना, ताकि ये चैप्टर पूरा आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाए। और ये मतलब ठीक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आप बता देना कमेंट करके किस चैप्टर की करें, या फिर कोई भी हम उठा लेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही।